दौसा एक रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग इसमें ज़्यादातर रहते हैं और मैं कम फीस की वजह से पढ़ नहीं पाया। तो मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे दौसा के शिक्षित हो, हर समाज के, हर वर्ग के, हर बच्चा शिक्षित हो और आगे पहुँच सके। इसलिए हम कम फीस में एक अच्छी सुविधा देने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे बच्चे मेडिकल कॉलेज यहाँ से ले चुके हैं। IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT धनबाद तक हम पहुँच गए हैं यहाँ से। नमस्कार साथियों, मैं दिलीप मीना फिर से जुड़ चुका हूँ टेक पर। साथियों, इस वक्त मौजूद है दौसा में और हमारे साथ पंकज शर्मा जी जुड़े हैं। ये यहाँ के स्थानीय इनकी एक इंस्टीट्यूट है, विनायक साइंस इंस्टीट्यूट के नाम से, जो चलाते हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराते हैं। इनसे जानेंगे कि आपके इंस्टीट्यूट में क्या क्या शिक्षा स्तर की प्रणाली है। अपने इंस्टीट्यूट में अपन अकेडमिक इंस्टीट्यूट है, इसमें 9 से 12 तक पढ़ाई करवाई जाती है। नीट IIT के लिए, NDA फोर्स के लिए बच्चों को प्रिपेयर किया जाता है और यहाँ से बहुत सारे सिलेक्शन भी हमने दिए हैं। छोटी सी जगह से बहुत बच्चों को पता नहीं है। आपका बच्चों को शिक्षा देना आपका सपना था बचपन से, या फिर आपने युवा होकर के क्या चीज़ देखी, प्रेरणा मिली आपको, किस चीज़ की प्रेरणा मिली कि आपने बच्चों को पढ़ाना, जैसे प्रिपेयर करना, बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराना? दौसा एक रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग इसमें ज़्यादातर रहते हैं और दौसा के अंदर ऐसे कोई जॉब्स है नहीं कि जिससे एक अच्छे इनकम हो लोगों की, और मैं कम फीस की वजह से पढ़ नहीं पाया। तो मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे दौसा के शिक्षित हो, हर समाज के, हर वर्ग के, हर बच्चा शिक्षित हो और आगे पहुँच सके। इसलिए हम कम फीस में एक अच्छी सुविधा देने की कोशिश करते हैं। आपने जब ये इंस्टीट्यूट खोला तो आपको क्या क्या परेशानी आई और आपके घर वालों ने आपको कितना क्या सपोर्ट किया? पेरेंट्स देखो हमेशा साथ रहते हैं। हर बच्चे के पेरेंट्स का सपना होता है कि हमारा बच्चा एक अच्छा काम करे और हमेशा पेरेंट्स हर बच्चे की हर सपनों में सबसे बड़ा योगदान होता है वो उसके पेरेंट्स का होता है। तो पेरेंट्स मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे इस चीज़ में सपोर्ट किया, दौसा के लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। परेशानियाँ स्टार्टिंग में होती हैं कि हर नई चीज़ का सबसे पहले क्या होता है, मजाक होता है, फिर विरोध होता है, फिर उसे अपना लिया जाता है। काफ़ी ऐसा ही होता है। आपकी इंस्टीट्यूट में लगभग कितने बच्चे जुड़े हैं? आज 400 बच्चे यहाँ पे नीट IIT के लिए हम क्लास में स्टडी कर रहे हैं। कितने बच्चे यहाँ से जुड़कर? बहुत सारे बच्चे, जैसे हमने लगातार कई बार तो सपोर्ट किया है, इस बार भी 2 टॉपर हमारे पास है और बहुत सारे बच्चे मेडिकल कॉलेज यहाँ से ले चुके हैं। IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT धनबाद तक हम पहुँच गए हैं यहाँ से। ऐसे तो आपको यहाँ से, यहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा कितना साथ मिला? गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट देखो अपना काम करती है, एजुकेशन का अलग सिस्टम है, गवर्नमेंट का अलग सिस्टम है, लगातार वो जो बदलाव करती है हम उसको फॉलो करते हैं। उससे क्या क्या आपको परेशानी और क्या क्या फायदे मिलते हैं? अपनी गवर्नमेंट की जो शिक्षा एजुकेशन प्रणाली है जो आपको प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, तो उससे आपको क्या क्या फायदे? देखो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बहुत सोच समझ के डिसीजन लेती है और हर बार जो गवर्नमेंट बदलाव करती है वो बच्चों के हित में करती है। अब जो नया सेशन चला है 1 अप्रैल से जो चालू किया है, CBSE पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश की है, तो इससे बहुत सारे फायदे हमको भी मिले हैं कि जल्दी बच्चों के लिए हमको एजुकेशन के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है, एग्जाम्स बच्चों की प्रॉपर टाइम पे हो जाती है, रिजल्ट्स जल्दी आने लगे जो 4-4 महीने वेट करना पड़ता था, वो सारी चीज़ों में बदलाव हुआ है जो कहीं ना कहीं बच्चों के हित में है। अभी वर्तमान में जैसे कि डिजिटल एग्जामिनेशन होती है और कई ऐसे प्रोग्राम रहते हैं जिससे अभी स्टूडेंट्स को एक तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म से पढ़ाया जाता है, तो आपके क्या क्या व्यवस्था है? देखो फ्यूचर AI का है और कंप्यूटर एक्चुअल में कंप्यूटर की नॉलेज होना, AI की नॉलेज होना एक बहुत ज़रूरी हो गया, मस्ट हो गया बच्चों के लिए, क्योंकि अपन जो विकसित देशों की श्रेणी में देखते हैं तो उनसे अपन सीखते हैं या देखते हैं, तो अपने को इस चीज़ में बदलाव की जरूरत है। और अभी हमने इस चीज़ को आगे लाते हुए हम नेक्स्ट ईयर से जो प्रोग्राम चलेंगे वो रिकॉर्डेड सिस्टम से पूरा चलेगा, बच्चों को ऑफलाइन के साथ साथ ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भी उनको दी जाएगी। वो देख करके किसको टीचर से अटैचमेंट कैसे बना पाते हैं? देखो टीचर जितनी अच्छी फैकल्टीज रखते हैं, जितना अच्छा बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, एक्स्ट्रा टाइम दे पाते हैं उनको, तो उस चीज़ का बहुत इफेक्ट पड़ता है। दूसरा प्रॉब्लम सोल्व आउटसोर्स जो क्लासें होती है बच्चों के लिए, जो प्रॉपर व्यवस्थाएं होती है, उसे देख के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करेंगे। आपको क्या लगता है कि दौसा में ऐसे कई इंस्टीट्यूट हैं जैसे कि
लेकिन बच्चों को क्या देखना चाहिए कि एक पर्पस से कि भाई इस पर्पस से हमको इस फील्ड में जाना है, तो किस प्रकार जो स्टूडेंट है वो अपनी अपॉर्चुनिटी और उसको नीड को लेकर के एक अच्छा इंस्टीट्यूट चुने। बच्चों को सबसे पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें फ्यूचर में क्या करना है। जैसे हमको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, डॉक्टर साहब में जाना है, या फिर हमको डिफेंस में जाना है, तो इन सारी चीज़ों की सबसे पहले बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए कि अपन कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा, उसको बच्चों को बहुत सारी चीज़ें नोट करने वाली चीज़ ये होती है कि मुझे कितना पढ़ना है, कितना डिसिप्लिन में रहना है, कितने घंटे अगर मैं स्टडी करता हूँ, किन किन बुक्स को मैं पढ़ता हूँ। तो उन सबसे सबसे पहले पेपर से क्या हुआ, नीट के पेपर में कौन कौन से किस टाइप से क्वेश्चन आए, आगे क्या होगा, उन मॉड्यूल्स को तैयार करना चाहिए और उस मॉडल पे काम करना चाहिए। तो अभी जैसे भारत में तो चल रहा है कि उनके पेपर या फिर और भी पेपर लीक्स हो जाते हैं, उसको लेकर के अब आपके इंस्टीट्यूट में जो बच्चे आते हैं उनको आप किस तरह से एक तरीके से कैसे डील करेंगे? क्योंकि क्या है, कई बच्चे जैसे नीट के एग्जाम में 30 के लगभग बच्चे भी सुसाइड किए, तो एक तरीके से उनको फोर्स रहता है या फिर किस चीज़ का दूर रहता है, तो उसको अभी बच्चों के साथ आप कैसे डील करेंगे? बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ अंत होता है वहीं से शुरुआत, जो अंत होगा उसके बाद जो शुरुआत होगी बहुत अच्छी होगी। आप हिम्मत बता दो, पेशेंस रखो। जो पेपर से एक आज से पहले भी होते आए हैं, आज भी हो रहे हैं। सरकार पेपर लीक होता है तो उसका पेपर रीपेपर कर देती है, जैसे रीनीट हो गई तो पेपर सरकार करवाएगी। आप अपने एजुकेशन पे फोकस रखो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि होगा मेरा सिलेक्शन, इसमें नहीं तो नेक्स्ट में होगा। तो बच्चों को हिम्मत नहीं आनी चाहिए, पेरेंट्स को भी दबाव नहीं होना चाहिए, बच्चों के ऊपर इतना कोई दबाव नहीं होना चाहिए पेरेंट्स का भी कि बच्चे सुसाइड के लिए जाए। और इसके लिए अपने बच्चों को, पेरेंट्स को क्या हमेशा समझाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और बात करके उनको यही बोलना चाहिए कि बेटा जो आप पढ़ रहे हो उससे बताओ, आप एक बार और कोशिश करो। स्टूडेंट्स को जैसे कि प्रिपरेशन करते हैं किसी भी क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? प्रॉब्लम्स देखो बहुत सारी हैं कि एक तो टाइमिंग, जो टाइमिंग आप कितनी दे पा रहे हो पढ़ने के लिए, तो वो प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि रूरल एरिया कई बार आने जाने में बच्चे टाइम खराब करते हैं, तो उनको एक हॉस्टल टाइप में सुविधाएं मिलनी चाहिए जिससे वो पढ़ सके ज़्यादा से ज़्यादा, डाउट सॉल्व के लिए उसके लिए सारी चीज़ें। तो और कई जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें और आपके क्षेत्र की, जो उनको लेकर के क्या डेवलपमेंट है गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट सेक्टर में सरकार ने अच्छा काम किया है, बट कुछ चीज़ें हैं जो मतलब इनमें कुछ खामियाँ रही है। जैसे इंग्लिश मीडियम के लिए महात्मा गांधी स्कूल चलाई गई, ये डायरेक्ट कन्वर्जन हुआ, डायरेक्ट बदला गया है इनको। तो टीचर्स है तो ऐसा कोई तो था नहीं कि इंग्लिश मीडियम के टीचर वहाँ पे प्रोवाइड हो पाते, तो ऐसा नहीं हुआ। एक लेक्चरर्स टाइम के नहीं मिल पाते हर सब्जेक्ट के, तो ये प्रॉब्लम्स है गवर्नमेंट के सामने। बाकी गवर्नमेंट स्कूलों में अच्छा सुधार है। पहले एक 2 साल किया था एजुकेशन सेक्टर में बहुत पिछड़ा हुआ, अब वर्तमान में 2 साल की एजुकेशन सेक्टर की क्या स्थिति है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में? तो एजुकेशन की कितनी सरकार द्वारा वो प्राइवेट सेक्टर में कितना बदलाव है? इसमें सरकार का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। एजुकेशन में 2 साल ग्रोथ और लगातार कई सालों से ग्रोथ कर रहा है। जैसे कंपटीशन एग्जाम के इसमें बहुत सबसे लंबी छलांग करेंगे। अगर गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट करे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो 200 के बच्चे हैं जो सीकर जाते हैं, कोटा जाते हैं, जयपुर जाते हैं, तो उन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट रहे और अच्छी अगर सुविधाएं प्रोवाइड करे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपन यहाँ रोक सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो स्टडीज़ होती है बहुत महंगी होती है, रहने खाने का भी है, रूरल एरिया के बच्चे, जो खर्चा है उनका बच्चे पेरेंट्स का। और बात करें आपके जैसे कि स्थानीय विधायक में आपके दौसा को शिक्षा के स्तर पर क्या दिया है? देखो DC बैरवा जी ने तो शिक्षा के स्तर पर ऐसा कोई काम किया नहीं मेरे हिसाब से अभी तक। वो अभी तक ऐसा कोई काम उनका मेरे साथ में आया नहीं है शिक्षा के स्तर में। वो जाते हैं, मोटिवेट करते हैं, लेकिन वो अपोजिशन में है। और यहाँ पर जगमोहन जी है, शंकर लाल जी हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं शिक्षा के स्तर। तो अगर यहाँ के क्षेत्र में अब स्थानीय विधायक का तो काम नहीं हुआ, तो जैसे गुजरात सरकार ने कई योजनाएं चलाई, उसको
अच्छी वैकेंसी देते हैं और स्कूलों में तो क्रियान्वित किया है, उसको लेकर आपका क्या कहना है कि इतना आपके क्षेत्र में होता है? देखो, जैसे मैंने अभी नोट किया है कि 2 साल में वजनलाल जी सरकार के द्वारा बच्चों को बहुत सारी बेटी को स्कूटी दी गई। स्कूटी दी गई, बहुत अच्छी पहल है। एक कालीबाई स्कूटी योजना के द्वारा जो स्कूटी मिली है, उसके अलावा एक महिला पुलिस की टीम बनाई जो प्रत्येक स्कूल में जाती है और प्रत्येक कोचिंग संस्थान में जाती है, प्रत्येक गवर्नमेंट स्कूल में भी जाती है, कॉलेजों में हो जाती है। तो वो बच्चों को प्रोटेक्ट, लगातार बच्चों को बच्चियों को बता रही है कि आपके साथ कुछ गलत होता है या आपको कोई प्रॉब्लम्स है। तो ये बहुत अच्छी पहल एक सरकार की है। उसके अलावा जो अभी हम देखते हैं कि अभी जो ट्रांसफर हुए हैं उनमें भी जो 2 साल में जो खाली सीटें थी, जिनमें लेक्चरर भी थे, कॉलेज स्कूलों में ये सारी व्यवस्थाएं थी। तो हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष जी, जगमोहन मीणा जी, शंकर शर्मा जी और भी बहुत सारे हमारे दौसा के जो है रामविलास जी, इन्होंने सब ने दौसा के लिए बहुत अच्छा काम किया और अच्छे से अच्छे लेक्चरर, अच्छे से अच्छे प्रिंसिपल, ये सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी। तो वर्तमान में यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी ने बरोबर की लगभग टक्कर दी है। तो क्या कारण रहा कि बीजेपी भी बरोबर से टक्कर दी है? तो यहाँ पर कितना क्या विकास कराया बीजेपी? देखो, अगर जगमोहन जी हमारे विधानसभा में होते तो और भी मजा आता। बाकी आज जगमोहन जी विधानसभा में नहीं होकर, एक तो 2013 के 23 के प्रत्याशी शंकर शर्मा जी थे और जगमोहन जी, इन्होंने मिलकर, जिला अध्यक्ष जी ने मिलकर दौसा के लिए जितना भी हो पाया है उससे ज़्यादा करवाया। आज दौसा के लिए आप देखो, आप रोड की व्यवस्थाएं देखो। आज से 5 साल पहले आप इसको देखते, 3 साल पहले आप इसको देखते तो रोड की व्यवस्था नहीं थी। रोड लाइट्स का काम है, सफाई का काम है। आप जो बांध है, बांधों को भी बहुत प्रोटेक्ट किया है इन्होंने। मतलब जो बांध थे उनकी खुदाई करवाई है और उनको अभी जस्ट इससे पहले मुख्यमंत्री जी ने जो योजना चलाई थी उसके अंदर बांध वगैरह की सफाई करवाई गई थी, उनकी मेड अच्छी बनवाई गई थी। तो किसानों के लिए भी अच्छा काम किया है। और किसानों के अलावा यहाँ पे आप रेलवे में देखो, आप तो रेलवे में बहुत अच्छा सिस्टम हुआ है अपने यहाँ पे। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन रुकने भी लग रही है यहाँ पे। ये गंगापुर वाली लाइन भी चालू हो गई। उसके अलावा इधर इंडस्ट्रियल एरिया भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। ये सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। बात करी अपने किसानों को के लिए अभी अपने 5 नंबर उनका सुना होगा, उसमें करोड़ीलाल मीणा जी ने और जवाहर सिंह मैडम जी ने और सम्मिलित वजनलाल जी से बातचीत करके जो पानी 20 साल की समस्या उसको दूर की है। तो आपको क्या लगता है, आप इस क्षेत्र के जैसे दौसा वर्ग के और यहाँ के किसानों के आपकी बात करें तो करोड़ीलाल मीणा को क्रेडिट दे रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखो, बीजेपी सरकार ने लोगों को लड़ाने का, करोड़ीलाल जी बहुत सुलझे हुए और बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। जो ये कांग्रेसी नेता है, इन्होंने इस मामले को उठाया और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़, बाकी मुद्दा बहुत सिंपल था और बहुत फैला दिया इसको, कायदा फैला दिया इसका। यहाँ तक कि 2 समाजों को भी आपस में लड़ाने की कोशिश की। जो सभ्य समाज है, मीणा समाज है, गुर्जर समाज है, बहुत सभ्य समाज है। ऐसा नहीं था गुर्जर समाज के साथ उसके मीणा नहीं थे, इधर मीणाओं के साथ गुर्जर समाज नहीं था। सभी कारण से उसमें मिले हुए थे। सारे गाँव में आपको पता है, गाँव होता है, गाँव के अंदर सभी लोग होते हैं। लेकिन ये जो सूझबूझ जवाहर सिंह मैडम जी ने और करोड़ीलाल मीणा जी ने जो साथ में बैठी, टेबल पे बैठी जो मुद्दे को सुलझाया, उसका क्रेडिट लगभग हर समाज, भाई जवाहर सिंह मैडम जी इसके जिम्मेदार हैं। गुर्जरों की तरफ से मान लो, आप इधर से मीणा की तरफ से करोड़ीलाल जी, आप इनको देखोगे तो ये सारा क्रेडिट किसको जाता है? बीजेपी को जाता है, मुख्यमंत्री जी को जाता है। लेकिन इनको साथ बैठाने में सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है करोड़ीलाल जी। वो जबान पे रहे, उन्होंने बोला कि मैं 5 तारीख तक इस मुद्दे को सुलझाऊंगा और वो सुलझा के रहे। उन्होंने उतना ही, ऐसा नहीं कि इस बात से दूसरा समाज ना रहा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों समाज एक साथ बैठे, आज दोनों खुश है, आज वही भरोसा है। लेकिन ये जो असामाजिक तत्व थे जो गाली निकाल रहे थे एक दूसरे को, चाहे कोई सी समाज से, लेकिन समाज बहन बेटियाँ सबकी बहन बेटियाँ होती है, समाज सबके समान होते हैं। ये जातिवाद का जो जहर फैला रहे थे उस पर अंकुश लग गया रास्ता। और यहाँ पर सबसे बड़ी सौगात जो वजनलाल सरकार ने दी है कि यहाँ के क्षेत्र में रोड व्यवस्था को ठीक करने के लिए कितना हो चुका है? देखो, अभी लगातार आप इधर जाके देखोगे, हाईवे पे भी बहुत सारे काम चल रहे हैं। रोड्स के मामले में दौसा बहुत आगे है। और आप और अन्य जिलों की तुलना में अगर आप दौसा से बाहर जाते हैं, इधर अलवर बॉर्डर पर व्यस्त करते हैं, तो आपको सबसे अच्छी व्यवस्था है रोड की मिलेगी।
अब ये जो काम चल रहा है, आप वहाँ से स्टार्ट हो जाओ और आप दौसा बॉर्डर तक चले जाओ, सबसे ज़्यादा जो अंडरपास और पुल, ये दोनों व्यवस्था है, दो पुल व्यवस्था सबसे अच्छी दौसा में मिलेगी। नहीं तो यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते, जैसे मैसर रोड है पास में, यहाँ पे लगभग 1 महीने में 1-2 एक्सीडेंट ऐसे होते थे जिनमें अनहोनी घटनाएं होती थी, परिवार गुजर जाते थे। तो उस पर यहाँ तक कि बहुत सारे पुलिस लाइन इधर से पड़ती है, सिविल लाइन इधर से पड़ती है, सारी सरकारी ऑफिस इधर है, तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे जिनमें कई जाबाज सिपाहियों को भी खोया है, बहुत सारे, और बहुत सारे लोगों को भी खोया है, बहुत सारे परिवार भी जुड़े हैं। उस व्यवस्था से निजात तक मिलेगा। और यहाँ पर हॉस्पिटलिटी की क्या व्यवस्था है, हॉस्पिटल वगैरह की सुविधा है तो कैसे? हॉस्पिटल के मामले में दौसा के बेड भी बहुत अच्छे कर दिए गए हैं। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर साहब है हमारे कबूला जमीना है और हमारे स्थानीय विधायक है, विधायक प्रत्याशी हैं, ये लोग लगातार हॉस्पिटल के तरफ जाते हैं, उसको देख रहे हैं, जो पहले की सरकार में ऐसा नहीं होता, तो लगातार वहाँ जाने से व्यवस्थाओं में बहुत अच्छा सुधार है। और अभी मुद्दा था, अभी 4-5 दिन पहले की बात है, एक जो छात्राएं थी सरकारी स्कूल में, तो उनके साथ कुछ छेड़खानी का मामला है, उस पर अभी वर्तमान में यहाँ के जो प्रशासन है उसमें क्या है? देखो, जो भी हुआ बेटियाँ सबकी बेटियाँ होती है, वो हमारी छुट्टी होनी है, जो हुआ गलत हुआ, और सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। सबसे पहले तो प्रशासन ने भी काम किया, इस वीडियो को बंद कर दिया था, ये ज़्यादा से ज़्यादा वायरल नहीं होता, वो भी बेटियाँ, तो ये अच्छा काम किया। दूसरा, ये जो वीडियो बताया जाता है, जैसे स्थानीय लोगों से मैं कहीं उसको मिल रहा, बाकी प्रशासन को ज़्यादा पता है, कोशिश कर रहा है, उसके लिए सब काम वो कर रहा है, तो कैसे सुनने में आया कि पुनः तब तो वो आरोपी दूर भाग चुके थे। बाकी सरकार में तो प्रशासन की ओर से उनके लिए दबिश का काम किया जा रहा है, तो बहुत जल्दी या तो पकड़ेंगे या पकड़े जाएंगे। आज बहुत अच्छा काम कर रहा है। दौसा में कई बच्चे ऐसे हैं कि जो कि गलत काम में ऑनलाइन ठगी जैसे वालों में तो कुछ लोग ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे जो रीज़न है सबसे बड़ा वो है कि बच्चों में ये जो मोबाइल अगर ये लगातार देखते हैं, एक दूसरे से देखते हैं, तो गवर्नमेंट को भी उन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग पे ये क्या कहते हैं, पैसे हार जाते हैं बच्चे, फिर हार जाते तो इनको पैसे होना होता है, तो उससे लेते हैं, जो ये चल रहा है इसलिए मामला, इसकी वजह से गलत काम रहते हैं। तो पेरेंट्स को भी, और पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल है अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, और फिर सरकार को इसके लिए कोई उचित ठोस कदम उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई कि लूडो में पैसे हार गए, इसकी वजह से सुसाइड कर लिया। इन गेमों को, ऑनलाइन गेमिंग है, इनमें जो बेट्स लगती है, पैसा लगता है, इसको कम करना। अच्छा, और जैसे कि अभी हमने पहले भी कई न्यूज़ आई थी कि दौसा में कोई घटना हुई, किसी ने मार धाड़ का जो मामला आया था, उसके बाद पुलिस प्रशासन ने उनको, आरोपियों को पकड़ के पूरी दौसा की रैली करवाई, वो क्या? वो बहुत अच्छी चीज़ है। वो सरकार का ये था कि जनता में विश्वास और अपराधी हिम्मत। अगर आप ऐसे काम लगातार अगर प्रशासन करता जाए कि लगातार ये जो पकड़े जाए, अब जैसे ये बच्चियों का मामला है, ये पकड़े जाए, नारे में रैली निकल, तो रैली निकल रहे तो क्या होता है कि और जो टिप्पर टाइप के लड़के होते हैं बहुत सारे घूमते रहते हैं, इनमें बहुत भय हो जाता है, और ये ऐसा काम करने से डरेंगे, ऐसा काम करने से डरेंगे, वो उसका कदम उठाया जाएगा तो डरेंगे। तो बहुत अच्छी चीज़ है, इससे क्या होता है कि जनता में विश्वास आता है और अपराधी में बहुत भय साबित होता है। यहाँ पे किसानों के लिए क्या सुविधा रहेगी? किसान निधि योजना के तहत पैसे बढ़ाए गए हैं सरकार द्वारा, और किसानों को जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन आती है, आपके क्षेत्र में कितने लोगों को धरातल पर मतलब ये सुविधा मिल रही है? बिल्कुल, मैं अभी गांव गया था, मेरे गांव में, वहाँ पे मैंने देखा जो ये किसान ऋण होता है, जो छोटे ऋण होते हैं खाद बीज के लिए, एक तो KCC होती है, वो दूसरा वाला ऋण होता है, वो ऋण देने के लिए खुद वहाँ पे एक ऑफिस बनाया गया मेरे गाँव में, कालीबाड़ी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे बनाया गया है। तो वहाँ पे जाओ, आप अंगूठा लगाओ, आपको जो बीज चाहिए वो बीज मिल रहा है, ठीक है, खाद चाहिए खाद मिल रहा है आधार कार्ड से। तो हमारे कृषि मंत्री जी करोड़ी लाल जी हैं, करोड़ी लाल जी ने बहुत अच्छा काम किया। पहले तो ये सारी जो दुकानें थी फर्जी खाद बीज की या ये मिलावटी खाता, इसको बंद करवाया है, और अब व्यवस्था इतनी अच्छी कि आप देखो अभी ये टाइम आता था जो पहले की सरकार में, तो क्या होता था, खाद बीज के लिए लोग ऐसे दुकानों पे लाइन लग जाती थी, ब्लैक में खाता था सब,
नॉर्मल है, सबको खाद बीज मिल रहा है, सारी सुविधाएं अच्छी हुई है। तो ये लीडर का फर्क है। हमारे जो लीडर है बहुजन लाल जी और करुणलाल जी बहुत अच्छे हैं। बात करें, अभी कुछ मामला आया था जब करुणलाल जी के ऊपर आरोप लगाया गया था कि ये खाद बीज की जो फैक्ट्री है वो सील करने के बाद उन्होंने वहाँ से पैसे खाए। करुणलाल जी हैं बहुत बड़े लीडर हैं, पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में उनके पास बहुत सारे लोग हैं, आते हैं जाते हैं। आज मैं भी जाऊँ, आप भी जा सकते हो, सब जाते हैं, वो सबकी सुनते हैं। यहाँ तक कि सुबह से शाम तक उनके जनता दरबार की होता है। तो कोई जाएगा साथ में फोटो खिंचाएगा तो उससे किसी नेता की छवि दूर थोड़ी हो सकती है। उन पे आरोप लगाया है कि वो जैसे ये छापे मारे हैं तो उन्होंने 50 करोड़ का जैसे आरोप लगाया कि फैक्ट्री सील करके ये घोटाला किया है। ना। तो इसके पीछे किसी साजिश हो सकती है फिर 100% साजिश है, विपक्ष की साजिश है। और विपक्ष क्या करना चाहता है, एक बहुत अच्छे मंत्री को जो सबसे पहले किसी कृषि मंत्री को काम करते हैं नहीं, उन्होंने जो छापे मारे हैं वो खुद सरकार में मंत्री होते हुए गलत काम को खुद ने उनके उस मंत्रालय में किया है। आज तक ऐसा कोई नहीं करता है। तो जो ऐसा करेगा ना तो लोगों में जलन की एक जैसी हो जाती है विपक्ष में, तो इसके लिए छवि को निर्मित करने की कोशिश की गई है। करुणलाल जी पैसों के लिए काम नहीं करते, वो जनता के लिए काम करते हैं। आज भारत में सबसे ज़्यादा आंदोलन किसने किया, करुणलाल जी ने किया। आज कोई सच्चे में कोई नेता है तो करुणलाल जी, असंभव है ये बातें। और ठीक है, आरोप लगाए सीबीआई, वो खुद सारी चीजें लेके सीबीआई के पास पहुंच जाते हैं। करो से जा रहे हैं, सामने कर रहे हैं, जनता के सामने, जनता का सेवक है जिसके साथ बहुत सारे लोग एनी टाइम होते हैं, तो उसके लिए आरोप लगाना एक गलत। मैं बात करूँ आपकी क्या क्या राय है। सबसे पहले मैं यहाँ के सारे विधायक देसी जनता जी की अच्छा व्यक्तित्व है, जल्दी से जुड़े हुए हैं और छोटे से लेकर ऊपर तक आए हैं। बुराईलाल मीणा जी सांसद है, 2 साल के मान्य सांसद है। आज उधर भी है, हम उनको अच्छा काम 2 साल कर रहे हैं। वो लगातार विधानसभा लोकसभा में जनता उनके साथ कितना जुड़ी है, पिछले 4 बार और इसलिए आप भी जानते हो 4 बार विधायक रहे हैं। तो 4 बार विधायक रहने का विजन यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। उसमें एक हॉस्पिटल भी है, कई चीज़ें हैं तो वो रहे हैं। बाकी जनता एक बार ऐसा नहीं है, सांसद के इलेक्शन भी होता है, विधायक इलेक्शन भी वो हारे हैं। आगे से बीजेपी उसको डिफेंड करेगी और बीजेपी यहाँ से अगली बार से सुधीर भी देता है, बहुत अच्छा बोलते हैं, वक्ता है। वक्ताओं के साथ साथ उन्होंने कभी किसी के लिए गलत वर्ड इस्तेमाल नहीं किया आज तक। उनके जो वर्ड्स होते हैं बहुत मुनाफे तुले होते हैं। और यंग लीडर्स में टीकाराम जूली जी है, विपक्ष के तो मुख्यमंत्री जी ने भी अपने अभी संबोधन में तारीफ की थी। विपक्ष की अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, दलित नेता है और बहुत अच्छा उनका व्यक्तित्व है और लगातार वो गोविंद सिंह डोटासरा जी है। उनको मैं हाथ से कभी बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब वो स्पीच देते हैं तो वो हंसी मजाक में स्पीच देते हैं। राजस्थान में एक तीसरा मोर्चा है हनुमान बेनीवाल जी के राष्ट्रीय उनके बारे में। देखो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 4 पे थी, 0 पे आ गई। लगातार उसका वर्चस्व कम होता जा रहा है। और हनुमान बेनीवाल जी पहले बीजेपी के साथ थे, कभी इंडिया गठबंधन में चले जाते हैं, कभी किधर। तो ये लगातार जो एक पलटवार हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है, उसकी वजह से। अब भजनलाल जी के बारे में, भजनलाल जी ने राजस्थान के लिए बहुत अच्छे काम किए। जैसे राइजिंग राजस्थान, इसमें सबसे ज़्यादा फंड अब तक हुए मुख्यमंत्री लेके आए थे। यमुना जल समझौता जो कभी नहीं हुआ, कभी कोई सरकार कर ही नहीं पाई, वो उन्होंने किया। ERCP को लेके कांग्रेस में और या विपक्ष ने बहुत बड़ा एक मुद्दा बनाया था। यहाँ तक कि ERCP अपने राजस्थान में 2 साल करौली इन जिलों में बहुत भयंकर इसको वो किया था। 2 मिनट में अगर किसी ने ठीक कर दिया तो समझ लीजिए। उसके बाद अभी जो ये 5 समझौता है तो भजनलाल जी ने किया। तो लगातार सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी को पानी देने का जो चूरू है, सीकर है, इनको पानी देने का भी काम कौन कर रही है, भजनलाल सरकार कर रही है। तो ये भजनलाल जी काम करते हैं, दिखावा है।
और लगातार सबसे ज़्यादा काम करने वाले, सबसे कम रेस्ट करने वाले जो नेता हैं वो वसुंधरा जी है। और महिलाओं के हित में, किसानों के हित में, युवाओं के हित में बहुत अच्छे उन्होंने काम किए हैं। युवाओं को 4 लाख नौकरी देने का जो उन्होंने वादा किया था, उनमें से लगभग 2.25 लाख नौकरी देने से प्रोवाइड की। तो अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, पूरी आप दौसा की जनता को आप क्या कहना चाहोगे, स्टूडेंट्स को, किसानों को? स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, और किसान हैं, किसानों के लिए अभी तो देखो बारिश कम हुई है, बाकी अच्छी बारिश होगी और बहुत अच्छा किसानों के लिए ये मौसम भी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी। और साथियों, आपने ये वीडियो देखा और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल टेक बात पर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।